Hello everyone, hope you are doing well and high in your spirits. Polity revision series में today we are going to revise evolution of states and UTs. Post independence किस तरह से reorganization and evolution होता है states का ये देखेंगे. Initial scenario क्या था जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इन्फोर्स हुआ उस समय की क्या सिनेरियो थी, क्या हालात बने, कौन कौन सी कमिटीज बने रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, किस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया. सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को देखेंगे. साइमल्टेनियसली वी विल सी कि पोस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी 1956 के बाद अब तक के जो मेजर रीऑर्गेनाइजेशंस हुए हैं उनको भी एक बार रिवाइज करेंगे इंक्लूडिंग सिक्किम. सो दिस इज गोइंग टू बी द कंटेंट मटेरियल ऑफ दिस क्लास. अगर आप थॉरो हैं, लीव इट. नथिंग कुछ नया नहीं होने वाला है. नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर टाइम. बट अगर कोई डाउट है, कोई भी आयोटा ऑफ डाउट है, वॉच कीजिए. मैं कहूंगी स्पीड बढ़ा लीजिए और साइमल्टेनियसली जो बोल रही हूँ लिखते जाइए. आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगी. तो चलिए अब कंटेंट पे शिफ्ट होते हैं. तो इसके लिए हमें 1947 के सिचुएशन के पास जाना होगा जब देश आजाद हो रहा था, यानी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में दो तरह की पॉलिटिकल यूनिट्स हुआ करती थी. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी हैड two types of political units. One were known as British provinces, that is BP, and another were known as princely states, that is PS. ब्रिटिश प्रोविंसेस कौन थे? जो डायरेक्टली रूल किए जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा. एंड प्रिंसली स्टेट्स कौन थे? जो कि रूल तो लोकल रूलर्स ही करते थे बट ओवरऑल पैरामाउंट से किसकी थी? माई बाप कौन था? ब्रिटिश क्राउन था. सो अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है. मैं सबके शॉर्ट लिख रही हूँ ताकि टाइम कम लगे. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है और इससे कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाते हैं जो हमें जानना जरूरी है. सो बेसिकली ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, उनको दो डोमिनियंस में डिवाइड कर दिया जाता है. ब्रिटिश प्रोविंसेस में जो भी स्टेट्स थे उनको दो डोमिनियंस में डिवाइड कर दिया जाता है. कौन कौन से थे? डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान. देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जाएगा. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंट नहीं मिली थी, हम सोवरिन नहीं हुए थे, हमें सिर्फ डोमिनियन स्टेटस मिली. हम सोवरिन कब हुए? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स में आया. तो डू रिमेम्बर कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से हमें डोमिनियन स्टेटस मिला था. जो हम 1916 के अराउंड बात कर रहे थे वो मिला था, ना कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिली थी. सो यस, कमिंग बैक टू टॉपिक, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट से ब्रिटिश प्रोविंसेस को दो डोमिनियंस में डिवाइड किया गया. डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान. एंड साइमल्टेनियसली जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको तीन ऑप्शंस दिए गए. व्हाट वर द ऑप्शंस? टू ज्वाइन इंडिया. प्रिंसली स्टेट से कहा गया कि आप इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन क्या था? यू कैन ज्वाइन पाकिस्तान, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान. एंड थर्ड ऑप्शन क्या था? कि यू कैन रिमेन इंडिपेंडेंट. तो ये तीन ऑप्शंस दिए गए किसको? प्रिंसली स्टेट्स को. अब आइए डोमिनियन ऑफ इंडिया की टेरिटरी पे चलते हैं. तो डोमिनियन ऑफ इंडिया की टेरिटरी को देखें तो उस समय डोमिनियन ऑफ इंडिया की टेरिटरी में कुल 552 प्रिंसली स्टेट्स थे. और इस 552 प्रिंसली स्टेट्स में से 549 इजीली इंडिया में इंडिया के पार्ट बनने के लिए रेडी हो गए. बट तीन जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो थोड़े नकचढ़े थे. और वो कौन कौन थे? हमारे पास हैदराबाद था, जूनागढ़ था, याद रखेंगे आप, एंड कश्मीर. सो ये तीन प्रिंसली स्टेट्स ने कहा कि नहीं हम इंडिपेंडेंट रहेंगे. बट इवेंचुअली इन्हें हमें अपने दायरे में लाना था. उसकी रीजंस कभी और देखेंगे. सो हैदराबाद को, क्योंकि हैदराबाद हमें आंखें दिखा रहा था तो इसकी कमर तोड़नी आवश्यक थी, तो हमने इसको पुलिस एक्शन के थ्रू हमने इसको इंडियन टेरिटरी में एक्सीड किया. जूनागढ़ आंखें तो दिखा रहा था
पर वहां के लोग इंडिया में शामिल होना चाहते थे, तो हमने कुछ नहीं करवाया, हमने रिफरेंडम करवा दिया। एंड थ्रू रिफरेंडम जूनागढ़ वाज मेड अ पार्ट ऑफ इंडिया। एंड कश्मीर, कश्मीर को हमने कहा कि देखिए हम आप सीधा हमें साइन करके दीजिए, तो हमने उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही साइन करवा लिया। ऑफ कोर्स इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का एक हिस्ट्री है, बट ये आप स्टोरी के फॉर्मेट में याद रखेंगे कि दिस इज द फॉर्मेट। 3 आउट ऑफ 552 प्रिंसली स्टेट्स, 3 प्रिंसली स्टेट्स थे, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। हैदराबाद को पुलिस एक्शन से एक्सीड किया गया, जूनागढ़ को रेफरेंडम से एंड कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से। सो दिस इज द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया। कट टू 1950। अब आइए 1950 में आते हैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स होता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स के कुछ क्लासिफिकेशंस दिए, 4 क्लासिफिकेशन दिया स्टेट्स के। डिफरेंट पार्ट्स में स्टेट को क्लासिफाई किया गया था, पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट एंड पार्ट डी स्टेट। और ये डिफरेंट पार्ट किस बेसिस पे थे? इनके प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्ट्रक्चरल बेसिस पे। फॉर एग्जांपल इफ यू सी, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के जो स्टेट्स थे उनको पार्ट ए में रखा गया था। वैसे प्रिंसली स्टेट्स जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो पार्ट बी में आते थे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये आपको याद रखना जरूरी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है। सो बेसिकली 1950 में हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन था, और जो ओवरऑल जो हमने इंटीग्रेशन किया था प्रिंसली स्टेट्स का, वो कोई स्ट्रक्चरल बेसिस पे नहीं था, वो एक तरह से हमने एडहॉक बेसिस पे, हफजट बेसिस पे किया था, क्योंकि उस समय अरेंजमेंट से ज्यादा, याद रखेंगे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, अरेंजमेंट से ज्यादा इंटीग्रेशन जरूरी थी। सो ओवरऑल जो इंटीग्रेशन था जैसे जैसे होता गया हफजट एंड एडहॉक बेसिस पे हम करते गए। बट 1950 आ चुका है, इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है। सो दिस इज द सिचुएशन। और अब बात चली है कि हमें अब डिमांड्स बढ़ने लगी है स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लेकिन अगर हम देखें कि स्टेट्स को लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की, तो ये नई नहीं है। सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री क्या है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था उसके पैरेलल ही जो स्टेट्स हैं, एक तरफ हम इंटीग्रेशन के चैलेंज से डील कर रहे थे, और साइमल्टेनियसली दूसरी तरफ हम इस डिमांड से भी डील कर रहे थे कि जो स्टेट्स हैं उनका किस बेसिस पे बने, वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बने। सो टाइम टू टाइम then government of Dominion government and post independent government of India ने multiple commissions and committees constitute की to inquire into and give recommendation on the possibility of reorganization of states on linguistic basis। एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे जो पहली कमिटी बनी थी, कमिटी या कमीशन बनी थी टू एड्रेस द डिमांड ऑफ रीऑर्गेनाइज लिंग्विस्टिक स्टेट्स, वो याद रखेंगे जून 1948 में बनी थी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्स होने से पहले ही, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, साइमल्टेनियसली डिमांड भी थी। तो जून 1948 में तब की डोमिनियन गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाई जिसको कहा गया लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। कमीशन वर्ड पर मैं क्यों एम्फसाइज कर रही हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट आप देखेंगे वो कमिटी है। सो याद रख, अगर आपसे पूछा जाता है लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, तो आप जून 1948 की कमीशन को रिफर्स करेंगे, ना कि सेकेंड वाले, अभी हम जब पढ़ेंगे उसको करेंगे। सो डोमिनियन गवर्नमेंट जून 1948 में एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बनाती है, जिसको धार कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके चेयरमैन कौन थे? एसके धार थे, याद रखेंगे। और इस कमीशन ने
जून 1948 से लेकर के दिसंबर 1948 तक स्टडी की एंड दिसंबर 1948 में इस लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया कि जो रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेनियंस के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे होना चाहिए। तो याद रखेंगे कि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन जो कि पहली कमीशन थी ना, जून 98 में बनी थी, एस.के. धर इसके चेयरमैन थे। उन्होंने लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने कहा था कि देयर शुड बी अ सोल पर्पस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। बट इस कमिटी के रिकमेंडेशन आने के साथ ही जो डिमांड्स थे, एजिटेशंस थे, प्रोटेस्ट थे, वो और फ्यूअल हो गए एंड तब डेन गवर्नमेंट को, तब उस समय की जो डोमिनियन गवर्नमेंट थी, दिसंबर 1948 में ही उसे दूसरी कमेटी बनानी पड़ी जिसको कहा गया लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी। याद रखेंगे आप, मैंने क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि दोनों में, पहले वाले और दूसरे वाले में सिर्फ कमीशन और कमेटी का डिफरेंस है। सो पहला कमीशन है, दूसरा कमेटी है। सो दिसंबर 1948 में ही गवर्नमेंट को लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी बनानी पड़ी और जिसको जेवीपी कमेटी भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो मेंबर्स थे वो लेट श्री जवाहरलाल नेहरू, लेट श्री वल्लभ भाई पटेल एंड लेट श्री पट्टाभी सीतारमैया थे। इसीलिए उनके नेम्स का जो फर्स्ट इनिशियल है उसको मिला करके हम इसे जेवीपी कमेटी भी कहते हैं। एंड अगेन ये कमेटी दिसंबर 1948 से लेकर के अप्रैल 1949 तक काम करती है और एक रिकमेंडेशन देती है कि लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन कुड नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी it rejected, JVP committee also rejected language as a basis of reorganization। अब दो कमिटीज बन चुकी हैं, दोनों ने रिकमेंडेशन दिया लैंग्वेज को बेसिस नहीं मानना, लैंग्वेज को निगेट कर दिया। अब जो प्रोटेस्ट है और फ्यूअल हो जाता है, प्रोटेस्ट चलता रहता है। और आइए हम अक्टूबर 1943 में चलते हैं, क्योंकि ये कुछ हिस्टोरिक होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मजबूर हो जाती है अपने स्टैंड से डिफरेंट डिसीजन लेने के लिए 1953। सो अब हम अक्टूबर 1953 में आ गए हैं और साउथ इंडिया में एक स्टेट है जहां पे एजिटेशन पीक पे है और डिमांड है कि मद्रास स्टेट से जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल हैं उनको सेपरेट करके एक आंध्रा स्टेट बनाया जाए। और इस डिमांड को मनवाने के लिए उस समय के कांग्रेस के लीडर पोटी श्री रामालू, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ करेंगे, पोटी श्री रामालू एक 56 डेज का फास्ट अनटू डेथ करते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद भयानक एजिटेशन एंड वायलेंट एजिटेशन स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोर्स हो जाती है अक्टूबर 1953 में ही, जहां पे आंध्र प्रदेश को उस समय की जो मद्रास स्टेट है, जिस उस मद्रास स्टेट में जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया है उससे सेपरेट करके आंध्र प्रदेश को देश का फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना पड़ता है इन अक्टूबर 1953। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश हमारे देश का फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बन चुका है, लेकिन अब क्योंकि हमने प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, अब हमने डिसीजन एक ले लिया है, तो पूरे देश से डिफरेंट एरियाज से जो डिमांड है लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन का वो आने लगती है और गवर्नमेंट फोर्स हो जाती है टू कंस्टिट्यूट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये 3 मेंबर कमीशन होती है, याद रखेंगे। और इसके चेयरमैन होते हैं, इसको फजल अली कमीशन भी बोलते हैं क्योंकि इसके चेयरमैन फजल अली होते हैं। इसके साथ साथ जो अलग 2 मेंबर्स थे, आप याद रखेंगे, के एम पानीकर एंड एच एन कुंजरू।
इसके मेंबर होते हैं। सो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बन चुका है आंध्र प्रदेश, एंड उसके बाद डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट पार्ट से डिमांड्स आने लगता है, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is forced to constitute and inquire into the matter of state reorganization, and गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तब की सरकार एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कंस्टिट्यूट करती है जिसको हेड करते हैं फजल अली, और इसीलिए इसको फजल अली कमीशन भी कहते हैं। एंड इसके बाकी मेंबर्स होते हैं के एम पानीकर एंड एच एन कुंजरू। आगे बढ़ने से पहले हमने 3 कमीशंस देखा है। पहला धार कमीशन, दूसरा हमने देखा जेवीपी कमेटी, एंड तीसरा हमने देखा फजल अली कमीशन जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहते हैं। आप इसको एक ऑर्डर में याद रखेंगे, और कैसे याद रखेंगे? सो एक आप एक्रोनिम लेकर जाइए, डीजे अली, डी फॉर धार, जे फॉर जेवीपी एंड अली से आप फजल अली याद रखेंगे। सो इस ऑर्डर में आपको याद रहेगा। तो चलिए वापस से टॉपिक पर आते हैं। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बन चुकी है, और इसके क्या क्या रिकमेंडेशन है फजल अली कमीशन को, ये हम अलग से देखेंगे। एंड याद रखेंगे फजल अली कमीशन यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। सो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है, इवेंचुअली इन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 4 ग्राउंड्स देती है, 4 फैक्टर्स देती है जिसके बेसिस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एंड उसमें से ब्रॉडली लैंग्वेज एक बेसिस फजल अली कमीशन एक्सेप्ट करती है। सो याद रखेंगे कि फजल अली कमीशन accepted language as a basis of reorganization, but do remember and do listen precisely कि one language one state, उस समय ये भी डिमांड था, वन लैंग्वेज वन स्टेट, इस थ्योरी को कंप्लीटली रिजेक्ट करती है फजल अली कमीशन, लेकिन ब्रॉडली ये लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट करती है। सो हमने देखा कि फजल अली कमीशन ने 4 फैक्टर्स दिए थे। तो हम एक बार देख लेते हैं व्हाट वर द 4 फैक्टर्स जिसपे फजल अली कमीशन ने रिकमेंड किया रीऑर्गेनाइजेशन का। तो फर्स्ट याद रखेंगे आप, यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। अगर यूनिटी कंट्री के यूनिटी एंड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने की बात हो, रीइंफोर्स करने की बात हो, तो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। सेकेंड, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, और यही से हम कह सकते हैं कि फजल अली कमीशन ने लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट किया। ठीक है। थर्डली फिनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए भी स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, इकोनॉमिक कन्वीनियंस के लिए भी हो सकता है, फिनेंशियल कन्वीनियंस के लिए भी हो सकता है, एंड लास्टली कि पीपल एज अ होल का वेलफेयर होना चाहिए। अगर किसी एरिया के लोगों के वेलफेयर का क्वेश्चन है, नेशन के वेलफेयर का क्वेश्चन है, तो उस केस में भी रीऑर्गेनाइजेशन को परमिट किया था फजल अली कमीशन ने। सो दीज आर द 4 ग्राउंड्स ऑन विच फजल अली कमीशन परमिटेड और रिकमेंडेड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, और उनमें से एक है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, एंड यहीं से हम लैंग्वेज को ट्रेस करते हैं एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। बिसाइड्स दिस फजल अली कमीशन ने कुछ और रिकमेंडेशन किए। हमने देखा कि 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, देन वी हैड 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, हमने अभी देखा था व्हाट वर द रीजन, ये भी हमने डिस्कस किया। सो फजल अली कमीशन रिकमेंडेड कि अबोलिश कर दीजिए इस क्लासिफिकेशन को, और इसके जगह पे आप 16 स्टेट्स एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज को कंस्टिट्यूट कर दीजिए। सो 4-fold क्लासिफिकेशन का एबोलिशन करने की बात की गई फजल अली कमीशन के द्वारा, एंड इट रिकमेंडेड for the creation of 16 states and 3 centrally administered territories. Now, in pursuance of all the recommendations of Fazal Ali Commission, the government of India enacted
two landmark acts. One, State Reorganization Act, and secondly, 7th Constitution Amendment Act. And both of these were enacted in 1956 itself. याद रखेंगे आप, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ही इनैक्ट हुआ था. और बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट the government of India constituted abolished this fourfold classification, and at this place government of India ने 14 states and 6 UTs को constitute किया. याद रखेंगे आप. So फजल अली कमीशन का रिकमेंडेशन आता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनैक्ट किया जाता है 1956 में. एंड जो फजल अली कमीशन के बाकी रिकमेंडेशंस है कि 4-fold क्लासिफिकेशन को एबोलिश कर दीजिए, सरकार मान लेती है. बट जो 16 स्टेट एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज या यूटीज की बात की गई है, तो देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसके जगह पे 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. सो दिस इज द हिस्ट्री. अब देखिए 1956 के बाद ये तो हमने स्टैट्यूटरीली सैंक्शन दे दिया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से कि ये तो स्टैट्यूट में है कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होगा. सो उसके बाद से लेकर एंड अब तक डिफरेंट स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट ग्राउंड्स पे टाइम टू टाइम होता रहा है. कुछ स्टेट्स का हमें पता होना चाहिए, स्पेशली ऑर्डर, कुछ क्रिटिकल स्टेट्स हैं उनके ऑर्डर हमें पता होना चाहिए. तो इसको हम ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करेंगे. 1956 के बाद जो पहला रीऑर्गेनाइजेशन होता है उसके लिए हमें 1960 में जाना पड़ेगा. एंड इन 1960 देखिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से हमारे पास ऑलरेडी 14 स्टेट्स थे, तो 1960 में हमें हमारा 15th स्टेट हमें गुजरात मिलता है. एंड गुजरात was separated from state of Bombay. State of Bombay में मराठी स्पीकिंग पीपल एंड गुजराती स्पीकिंग पीपल की मेजोरिटी थी अलग अलग रीजन में. सो बेसिकली जो गुजराती स्पीकिंग पीपल थे उस रीजन को अलग करके स्टेट ऑफ गुजरात बनाया गया. सो इन 1960 स्टेट ऑफ गुजरात वाज मेड एज 15th स्टेट ऑफ इंडिया. आइए अब देखते हैं दादरा एंड नागर हवेली के थोड़ा सा इंटीग्रेशन पे चलते हैं. सो दादरा एंड नागर हवेली बेसिकली एक पोर्तुगीज कॉलोनी थी, पोर्चुगल की कॉलोनी थी. एंड 1954 में इसका लिबरेशन हुआ था, याद रखेंगे आप. सो अब 1954 से लेकर के 1961 तक पोर्चुगल को वहां के लोकल पीपल ने, जो एक लोकल पीपल मिलके एडमिनिस्ट्रेटर इलेक्ट किए थे और वही पोर्चुगल को रूल करता था. बट इन 1961 पोर्चुगल वाज इंटीग्रेटेड इन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड पोर्चुगल को यूटी स्टेटस दिया गया था. ये आप याद रखेंगे. दादरा एंड नागर हवेली को यूटी स्टेटस दिया गया था. चलिए अब थोड़ा सा गोवा एंड दमन, जस्ट अ मिनट, गोवा, दमन एंड दीव के इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं. तो अगेन गोवा, दमन एंड दीव ये पोर्चुगल की कॉलोनी थी. सो इनका इंटीग्रेशन इंडिया में 1961 में होता है एंड 1961 में इनका एनेक्सेशन होता है इंडिया में. एंड 1962 इनको यूटी स्टेटस दे दी जाती है. गोवा एंड दादरा एंड नागर दमन एंड दीव को यूटी स्टेटस दे दी जाती है. लेटर ऑन इन 1987 गोवा को स्टेटहुड दे दी जाती है, फुल स्टेटहुड दे दी जाती है. एंड यू नो कि दमन एंड दीव अभी भी यूटी है. इसके अलावा अगर हम पुडुचेरी की बात करें तो चलिए पुडुचेरी की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं. पुडुचेरी के बारे में सबसे खास बात है कि एक फ्रेंच कॉलोनी रही है. बाकी सारे जो हमारे ये दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव पोर्चुगल की कॉलोनी थी, ये फ्रेंच कॉलोनी रही है. एंड 1954 में इंडिया में इसका 1954 में फ्रेंच जब पुडुचेरी को छोड़कर गए, देन इसको 1954 से लेकर के 1962 तक अप टू 1954 में इसका इंडिया में अनेक्सेशन होता है एज अ एक्वायर्ड टेरिटरी के तौर पे.
1954 में अनेक्सेशन होता है एंड इन 1962 पुदुचेरी को यूटी स्टेटस दिया जाता है। कट टू 1963, नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट देख लेते हैं, नागालैंड की बात कर लेते हैं। सो बेसिकली नागालैंड बिकेम 16th स्टेट ऑफ इंडिया इन 1963, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के नागा हिल और असम के कुछ नागा पॉपुलेटेड रीजन को इंटीग्रेट करके नागालैंड बनाया गया था। सो ये आप याद, इतना आपको माइंड में रखना जरूरी है ये क्रोनोलॉजी, क्योंकि एक साल पूछा हुआ है सवाल है इन रिसेंट पास्ट और आपसे पूछा जा सकता है। अगेन अब हम सिक्किम की बात कर लेते हैं और सिक्किम की बात करने के लिए हमें 1974 पहले हम चलो ये सिक्किम का देख लेते हैं। सिक्किम की बात करने के लिए हमें पहले सिक्किम की थोड़ी सी देख लेते हैं कि 1947 में क्या सिचुएशन थी। तो अगर 1947 में बात करें तो प्रिंसली स्टेट था सिक्किम, बट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद सिक्किम को एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट की स्टेटस दी गई। बेसिकली प्रोटेक्टोरेट स्टेट ऑफ इंडिया मतलब सिक्किम के जो मेजर अफेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एक्सेट्रा, ये सब कौन हैंडल करता था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडल करती थी। अब 1947 से लेकर के 1974 तक सिक्किम प्रोटेक्टोरेट स्टेट रहा, लेकिन 1974 में 35th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है एंड सिक्किम को एसोसिएट स्टेट, प्रोटेक्टोरेट स्टेट से अब इसके स्टेटस को अपग्रेड कर देते हैं और क्या बना देते हैं? एसोसिएट स्टेट दे देते हैं। एंड 1975 में ठीक एक साल बाद एक और अमेंडमेंट लाते हैं, दैट इज 36th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड सिक्किम को फुल स्टेटहुड देते हैं एंड इस तरह से सिक्किम बिकम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। ये आप याद रखेंगे। आइए इसके बाद 2000 चलते हैं एंड 2000 में मेजर रीऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। 3 मेजर रीऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहां पे 3 मेजर स्टेट्स बनते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। छत्तीसगढ़ वाज 26th स्टेट, उत्तराखंड 27th एंड झारखंड 28th. Jharkhand was separated from Bihar, Uttarakhand was separated from Uttar Pradesh and Chhattisgarh was separated from Madhya Pradesh. And lastly, in 2014, we got another reorganization जहाँ पे state of Telangana was created by separating certain part of आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना वाज 29th स्टेट। तो इतना आपको पता होना चाहिए, इतना ये एसेंस है और इसको लेकर के जाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको सुन नहीं रहे होंगे, इसको साइमल्टेनियसली लिख लीजिए, आपको दोबारा रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो on this note, I wish you very good luck and we will have another class by late evening today. Till then, keep revising. Thank you.